देखिए, अथॉरिटेरियन कंट्रीज के अंदर की प्रॉब्लम्स को जानना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव इज ऑफन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। लेकिन चाइना के अंदर की प्रॉब्लम्स अब साफ साफ नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड चाइना इज अबाउट टू गेट फिनिश्ड वेरी सून। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये एविडेंसेस बता रहे हैं। एक्चुअल में चाइनीज पॉपुलेशन को ये प्रॉमिस किया गया था कि आप डिसिप्लिन रहो, आप अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कॉम्प्रोमाइज करो, आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कॉम्प्रोमाइज करो, और उसके रिटर्न में आपको लॉन्ग पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी मिलेंगी। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करवा पाएगी बिकॉज ऑफ अ डिसिप्लिन्ड पॉपुलेस, जहाँ ना स्ट्राइक्स होंगी, ना कोई इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होगा, और इससे आपकी ग्रोथ कंटिन्यूसली राइज करेगी। लेकिन आज ही एक डेटा आता है ये बताते हुए फ्रॉम द चाइनीज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देमसेल्व्स कि इनका लास्ट 3 मंथ का जो ग्रोथ रहा है till September, that is hardly 4.6%, and this coupled with their high unemployment rate, अब ये लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा। दिस इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ इवेंट या वन ऑफ न्यूज, ये कंटिन्यूसली सेक्युलर ट्रेंड हमें चाइना से नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, पूरे क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ये लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हमने अपनी फ्रीडम्स और अपनी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करके गलती कर दी। क्योंकि इनके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सिमिलर ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भारत में भी निकला था कुछ समय पहले। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड दैट टू अमंग द यूथ हु आर विलिंग फॉर वर्क, ये सिर्फ इनके यहाँ पर नहीं है, ये हमारे यहाँ पर भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर यूथ सेटिस्फाइड है तो ये रूलिंग पार्टी को वोट ना कर कर किसी और पार्टी को वोट कर सकते। अगर यूथ डिससेटिस्फाइड है तो वो और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स को ऑप्ट कर सकता है, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी। लेकिन इन लोगों के पास, याद रहे, डेमोक्रेसी भी नहीं है जाने के लिए, बिकॉज एक ही पार्टी है जो रूल करती जा रही है। आप हाउसिंग के प्राइजेस को देखो, ऐसा ही एक बबल चाइना ने जैसे अपनी इकोनॉमी में क्रिएट किया, वैसे ही हाउसिंग सेक्टर में भी क्रिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन फाइनली ये हाउसिंग बबल क्रैश हुआ। इनके लोगों ने लोन्स लिए बहुत ज़्यादा, और जो हाउस ओनर्स थे उनको एक समय पर बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हाउसिंग प्राइसेस और डिक्लाइन होते जा रहे हैं, और 2024 में तो आप देखो ये पूरा बबल बर्स्ट हुआ। एवरग्रांड नाम की कंपनीज हैं जो पूरी बैंकरप्ट हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। और कोविड के बाद से, पर्टिकुलरली आफ्टर जीरो कोविड स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना, प्रॉब्लम क्या होती है, डिक्टेटरशिप्स में बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं और बहुत ड्रास्टिक डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा में कुछ डिसीजन हुआ फिर राज्यसभा उनको रोकने के लिए है, फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए, फिर जुडिशरी उन डिसीजंस को देखेगा। तो अगर इनका डिक्टेटर कोई एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो उसको रोकने के लिए कोई नहीं है। एंड दैट्स वाई जीरो कोविड पॉलिसी में भी कुछ ऐसे ही हुआ। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, जिससे इनकी पूरी इकोनॉमी ही धीरे धीरे टॉपल होने लगते, और इसका इम्पैक्ट इनकी परचेजिंग पावर, इनकी जीडीपी, हर चीज़ में यहाँ पर दिखाई दिया। इनफैक्ट चाइनीज इस चीज़ को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट्स, जैसे क्लीन व्हीकल्स की सेल्स हुई, जैसे हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हुई, या फिर हाई स्किल सर्विसेज सेक्टर हुआ। लेकिन जितना डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, वो डिक्लाइन इन सारी स्ट्रैटेजी से कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेड इन चाइना स्ट्रैटेजी, इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, हम यूएस को पूरी रोबोटिक और सारी टेक्नोलॉजीज में डिफीट कर देंगे, हम एक डेवलप्ड पावर बन जाएंगे, पूरी दुनिया को हरा देंगे, नंबर 1 बन जाएंगे यूएस को डिफीट करके। क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों ही कम रेट पर राइज हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स कम रेट पर राइज हो रहे हैं, मतलब दुनिया अब चाइना के प्रोडक्ट्स को उतना फेवर नहीं करेगी। इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं मतलब जनता की जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, वो डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज ऑलरेडी चाइना में इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा कम होते हैं कंपेयर टू देयर एक्सपोर्ट्स। इन सब के रीजंस हम समझेंगे कैसे क्या ये क्राइसिस हुआ है, और कैसे कपल्ड विथ मल्टीपल डोमेस्टिक क्राइसिस ऑफ देयर्स दिस कैन टम्बल एंड इट कैन कॉज चाइना टू एंड देमसेल्स और ग्रेजुअली टू श्रिंक देमसेल्स। लेकिन इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो, होता क्या है, किसी भी फील्ड में अगर आप 20% ऑफ रेलेवेंट राइट एफर्ट करते हो तो आपको 80% तक रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन ये 20% क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने पिछले 11 साल के यूपीएससी सीएससी मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले। तो इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप डेट और टाइम देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके बारे में पता कर सकते हो। साथ साथ ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, हमारे फंड्स का एडवांटेज उठाने के लिए आप QR कोड को स्कैन कर सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। इस पर देख लो, टाइम बहुत कम बचा है।
साथ ही साथ हमारी बैचेस चलती हैं करोल बाग में इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। इनके बारे में बहुत पता कर सकते हो, या तो सेंटर्स पर विजिट कर लो रिस्पेक्टिवली, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन पर क्लिक भी कर सकते हो। सो दिस इज द डिक्लाइनिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, जो 2016 से 2024 का आपको एक डेटा दिखा रहा है। एंड लुक, थोड़ा बहुत राइज हुआ है जब कोविड का इम्पैक्ट कम हुआ इन 2022 एंड 2023, लेकिन तब भी 2024 मिड तक भी ये इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट ने रिटर्न में कुछ स्टेप्स ही ऐसे लिए हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं पाएगा। आज ही चाइना के कमर्शियल बैंक्स के बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि जो स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। अब बैंक के पास मान लो कस्टमर्स के 100 रुपये हैं, दिस इज चाइनीज मिडिल क्लास। अब इन लोगों को डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2%, 3%, 5% से लेकर इतना परसेंट तक मिलेगा, 1.2, 1.5, 1.55 इतना परसेंट बस मिलेगा। मतलब इन लोगों को फायदा कम मिल रहा है, चाइनीज मिडिल क्लास को प्रॉफिट्स कम होंगे बाय डिपॉजिटिंग देयर फंड्स इन बैंक्स। और रिटर्न में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो फंड्स चाइनीज बैंक्स के पास बचेंगे, क्योंकि इन्होंने कम डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स पे पैसा मतलब दिया लोगों को, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स कम दिए, सो अब इस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा टू ग्रो द इकोनॉमी, टू ग्रो द इंडस्ट्रीज। लेकिन आप ये समझो, अगर चाइनीज कंज्यूमर को चाइनीज कमर्शियल बैंक से कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है, डिपॉजिट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे, तो ये लोग अपना पैसा या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती भी इनसे डिपॉजिट्स करवाती है, तब भी चाइनीज पीपल विल बी वेरी ऑफ डिपॉजिटिंग देयर फंड्स इन द बैंक्स, और इससे मनी मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन तब भी इनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस टाइप के स्टेप्स लिया करती है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, द पीपल रूलिंग इन चाइना आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि कैसे इनके खुद के डोमेस्टिक जनता के कंसर्न्स को इग्नोर करके ये लोग राइज नहीं कर सकते हैं। एक समय था जब इनको डोमेस्टिक जनता के कंसर्न्स को इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आराम से डोमेस्टिक जनता भी राइज कर रही थी, गवर्नमेंट भी राइज कर रही थी, जब दुनिया भर में बूम चल रहा था। लेकिन अब जब वर्ल्ड इकोनॉमी ही स्लो डाउन पर है, जब एक्सपोर्ट्स ही कम हो रहे हैं, तब आपको अपनी जनता का ख्याल ही रखना पड़ेगा ताकि उनकी परचेजिंग पावर इरोड ना हो और वो आपकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में हेल्प करे। और ये चाइना की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है। अगर आप एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन की ही बात करो, उससे भी आपको ये साफ साफ दिखाई देता है। यूएस में हाउस होल्ड कंजम्पशन राइज हो रहा है, चाइना में डिक्रीज हो रहा है। हाँ, बाकी यूरोपियन यूनियन में भी आप डिक्लाइन देखते हो, लेकिन चाइना में एक स्टीप डिक्लाइन है अलॉन्ग विद जापान, क्योंकि दोनों ही एजिंग इकोनॉमीज हैं। जनरली लोग भारत के सिविल सर्विस के बारे में बात करते हैं कि कैसे 10 लाख लोग यूपीएससी के एग्जाम भरते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ फोकस करते हैं। चाइना में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। 30 लाख लोग इस बार 2024 में नेशनल सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्स में बैठे थे, और वैकेंसीज 30,000 से भी कम। आप ये देखो, ये आपकी वैकेंसीज थी इन 2023, 30-40,000। रेशियो कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा भारत में निकल के आएगा। अब इसके साथ साथ चाइना की इकोनॉमी की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जैसे हम चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है, और सर्विस सेक्टर ट्रेडिशनली लो एम्प्लॉयमेंट रखता है। दैट्स वाई भारत सफर करता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रहता है। चाइना में बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, लेकिन सर्विस सेक्टर चाइना की इकोनॉमी में उतना ग्रो नहीं है, और इसमें से भी जो लो स्किल्ड सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस, क्लीनिंग सर्विसेज। और जो हाई स्किल्ड सर्विस सेक्टर है, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च, ये थोड़ा सा कम डेवलप्ड है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सो दैट्स वाई आप देखोगे जब हाई स्किल्ड सर्विस सेक्टर कम है और लो स्किल्ड सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, तो उससे इकोनॉमिक रिटर्न्स भी कम मिल रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कंपेयर दिस टू इंडिया, इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हाई स्किल सर्विस सेक्टर यहाँ पे राइज हुआ है, एंड पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। हम हाई स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं रादर देन लो स्किल्स। ऑल्दो हमें ओवरऑल लो स्किल्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि हमें अपने मासेस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स कर ही रही है। अगेन, अगर भारत में कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट लोगों के पास डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एटलीस्ट गवर्नमेंट्स कैन चेंज एंड देन दे कैन रिकैलिब्रेट देयर पॉलिसी। लेकिन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में जब भी क्राइसिस होता है तो रिकैलिब्रेट करना कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड दैट्स वाई चाइना की सिचुएशन कहीं ज़्यादा कंसर्निंग। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप कनेक्ट हो सकते हो, और यही इम्पैक्ट हमें चाइना के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। अब इससे ये एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे चाइना की जो एथनिक नेशनैलिटीज़ हैं उनको और पावर मिलेगी। जब इनकी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट धीरे धीरे डिक्लाइन होगी, जब इनके खुद के जो रेस्टिव रीजन्स हैं
ऑफ दीज देयर मेन लैंड रीजन्स लाइक अराउंड हुआंगे एंड यांगत्से रिवर, जब ये खुद ज़्यादा रेस्टिव रहेंगे तो आसपास के रीजन्स में इंसर्जेंसीज और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी. जैसे इट विल लीड टू राइजिंग डिमांड्स ऑफ इंडिपेंडेंट तिब्बत, इट विल रीच टू राइजिंग डिमांड्स ऑफ एन उइघुरिस्तान, इट विल लीड टू एन असर्टिव ताइवान जो अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करेगा और चाइना को खुद को स्ट्रैंगल नहीं करने देगा. और ऐसे में अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ध्यान हटाने के लिए हिमालयाज़ पर अपनी ट्रूप्स मोबिलाइज करती है, ये भारत के लिए नेगेटिव होगा. तो ये सब भारत के लिए नेगेटिव भी टर्न आउट हो सकता है. लेकिन बिकॉज भारत इज़ असर्टिव इन टुडेज टाइम पीरियड, तो आप देखते हो ये सारा का सारा गुस्सा एक्चुअली ताइवान के आसपास निकल रहा है. लेकिन इससे भी चाइना को ही अंदर से नुकसान है, क्योंकि ताइवान के काफ़ी सारे एमएसएमईज हैं जो चाइना में अपनी सप्लाईज भेजते हैं. ये इम्पैक्ट होंगे तो सीधा सीधा चाइना की इकोनॉमी पर और इम्पैक्ट होगा. एंड देन पीपल विल राइज अगेन इन रिबेलियन अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा ज़रूर. लाइक शेयर कमेंट पीपल. थैंक यू.